अच्छा, तो आज हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के लिए सबसे पहले हम जो नेम यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस के लिए हम यूज़ करते हैं हार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये सारे नेम हम इसके लिए यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं। न्यूक्लियस को हमारे पास डिस्कवर किसने किया? न्यूक्लियस को हमारे पास डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने in 1838 according to KP book, okay, and 1831 I think पंजाब बुक में लिखा हुआ है। सही। अच्छा, न्यूक्लियस जो है ना हमारे पास कुछ सेलों में एब्सेंट भी होता है हमारे पास न्यूक्लियस। जैसे हमारे पास हो गए मैच्योर फ्लोएम सीव ट्यूब सेल हो गए, सीव ट्यूब सेल, हमारे पास आरबीसीज हो गए। इनमें भी हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया, हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, हमारे पास न्यूक्लियोलस हो गया। ओके। अच्छा, हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में। क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में। अच्छा, इससे पहले हम एक ये पढ़ते हैं कि हमारे पास मोनोन्यूक्लिएट सेल भी होते हैं ना हमारे पास, जिनमें हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो? 1। हमारे पास डाई न्यूक्लिएट सेल भी होते हैं, जिनमें हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो? 2। डाई न्यूक्लिएट में पैरामीशियम आ जाता है। हमारे पास पॉलीन्यूक्लिएट सेल भी होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएट, जिसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस हो। पॉलीन्यूक्लिएट में हमारे पास क्या जाता है? ओपलिना, इट इज अ टाइप ऑफ सेल एंड इट हैव पॉलीन्यूक्लिएटेड। इसमें हमारे पास मेनी न्यूक्लियस हैं। ओके। अच्छा, हम जाते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे। सही, हम पढ़ रहे थे क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में। क्रोमेटिन नेटवर्क हमारे पास 3 फेजेस में है, G1 फेज, S फेज और हमारे पास G2 फेज, यानी इंटरफेज हमारे पास ये हो गए। ओके। अच्छा, हमारे पास हर स्पीशी में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ये फिर अपने आगे जनरेशन में पास करते हैं। लेकिन जितने भी इस मेंबर के स्पीशी होंगे ना, सारों में हमारे पास वही स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है म्यूकर, है ना, इसमें हमारे पास ये फंगस है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 क्रोमोसोम है। अभी स्पीशी के आगे जितने भी जनरेशन होगी ना, सारों में हमारे पास 2 क्रोमोसोम होंगे। एस्क्रस हमारे पास हो गया, यानी जो राउंड वार्म है हमारे पास, उनमें भी हमारे पास कितने 2 क्रोमोसोम होंगे। इसके भी हमारे पास जितने आगे होंगे ना, फिर उसमें भी हमारे पास 2 क्रोमोसोम ही होंगे, यानी वो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास सोमेटिक सेल ऑफ ह्यूमन हो गए, उसमें हमारे पास कितने हैं? 46, यानी डिप्लाइड है ये हमारे पास, है ना, 2n। और अगर हैप्लाइड होगा तो फिर उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम होंगे? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हैप्लाइड भी हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास मोनोप्लाइड। ओके, ये मोनोप्लाइड भी है हमारे पास, और यहाँ इसको हम, और ये हमारे पास डिप्लाइड भी। ये ऊपर वाला डिप्लाइड है, नीचे वाला हमारे पास मोनोप्लाइड भी है और हैप्लाइड भी है। हैप्लाइड कहते हैं हाफ नंबर को और मोनोप्लाइड कहते हैं एक सेट को। 23 का एक सेट होता है। ओके, ये तो है मोनोप्लाइड, लेकिन फिर 46 का ये हमारे पास हाफ है, तो इसको हम हैप्लाइड भी कह सकते हैं। जैसे अब हमारे पास है ना, हम कहते हैं ना मोनोप्लाइड हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? मोनोप्लाइड में हमारे पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लाइड में हमारे पास क्या होंगे? डिप्लाइड में हमारे पास 2n होंगे। ट्रिप्लाइड में हमारे पास क्या होंगे? ट्रिप्लाइड में हमारे पास 3n क्रोमोसोम होंगे। अब लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ वीट, है ना, वीट के हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46, लेकिन ये हमारे पास हेक्साप्लाइड है। हेक्साप्लाइड है। ओके, यानी ये हमारे पास, इसके पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 6, यानी हेक्साप्लाइड मतलब इसके पास 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं। वीट में हमारे पास 42 होते हैं, 42।
हमारे पास ये हेक्साप्लाइड है। हेक्साप्लाइड मतलब इसमें 6 सेट, यानी कितने कितने का सेट होगा हमारे पास। 7 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 42 होता है ना, तो मतलब 7 क्रोमोसोम का एक सेट हमारे पास होगा। अगर अब इसमें ये हमसे पूछ लेना कि हमारे पास वीट का हैप्लाइड क्या होगा, हमारे पास वीट का हैप्लाइड क्या होगा। सो वीट का हमारे पास 42, तो 42 का हैप्लाइड हाफ कितना होता है 21। ये देखो 42 हमारे पास है हेक्साप्लाइड, ओके 21 हमारे पास इसका होगा हैप्लाइड। अब अगर वो मुझसे पूछ ले कि मोनोप्लाइड इसका क्या होगा, वैसे हमारे ह्यूमन में तो मोनोप्लाइड वही था जो हैप्लाइड था ना, लेकिन यहाँ पे मोनोप्लाइड मेरे पास क्या होगा 7, क्योंकि 7 इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये हमारे पास मोनोप्लाइड। अगर ये मुझसे पूछ ले डेप्लाइड क्या होगा, डिप्लाइड मेरे पास क्या होगा 14। ये मुझसे पूछ ले ट्रिप्लाइड क्या होगा, ट्रिप्लाइड में मेरे पास क्या हो जाएंगे 7 3 21। वो मुझसे पूछ ले टेट्राप्लाइड क्या होगा, तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे 28। ठीक है, यानी हमेशा हैप्लाइड और मोनोप्लाइड सेम नहीं हो सकते। हैप्लाइड वन सेट को कहते हैं और मोनो हैप्लाइड कहते हैं वन सेट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, और मोनोप्लाइड में हमारे पास सिर्फ एक सेट आता है। ओके, जैसे अब ह्यूमन के केस में था मेरे पास, ह्यूमन के केस में हमारे पास मोनो किधर है, एक मिनट, ह्यूमन के केस में मेरे पास डिप्लाइड 46 था है ना, ह्यूमन तो डिप्लाइड है ना, और हैप्लाइड 23 था और इसका मोनोप्लाइड भी 23 था। लेकिन इधर वीट के केस में देखो ये हमारे पास 42 है, इसका हैप्लाइड हमारे पास हाफ होगा 21, लेकिन मोनोप्लाइड फिर हमारा इसके पास 7 बन रहा है। ठीक है, सो मोनोप्लाइड और हैप्लाइड एक चीज नहीं है, ये हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। ठीक, अच्छा अब जाते हैं हम आगे। अब इस तरह कोई और तुम्हें सेट ऑफ क्रोमोसोम दे दे, लेट्स सपोज वो तुम्हें दे देना 36, वो तुम्हें कह दे कि ये मेरे पास ट्रिप्लाइड है, सही। अब वो तुम्हें कह दे इसका मुझे हैप्लाइड मालूम कर दो, तो इसका हैप्लाइड हमारे पास क्या होगा 18। हैप्लाइड तो हाफ को कहते हैं, लेकिन अगर ये तुम्हें कहते हैं कि इसका मोनोप्लाइड क्या होगा, तो मोनोप्लाइड में तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी ये 36 के 3 सेट बनाओगे ना, 36/3, 3 एकम 3 3 दोनों 6 12, सो मोनो में हमारे पास इसके 12 हो जाएंगे, सही। अच्छा, अब हमने क्रोमोसोम नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया, हम आगे जाते हैं। हमारे पास जो कंपोनेंट थे इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास हम आते हैं। ओके, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, सही। इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, इसमें हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, सही। लेकिन न्यूक्लियर पोर होते हैं। अब हमारे पास दो किस्म के सेल आते हैं, एक डिफरेंशिएटेड सेल, एक हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अच्छा, जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ना, उनमें हमारे पास पोर्स जो होते हैं ना वो लेस होते हैं। जैसे इरिथ्रोसाइट हो गए, उसमें हमारे पास 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस होते हैं, जबकि अनडिफरेंशिएटेड जैसे हमारे पास एग्स हो गए, उसमें 30,000 तक हमारे पास पोर्स पर न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अच्छा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास अगर एक दफा डिवीजन में तो ये गायब हो जाती है ना, तो इसकी रीअपीयरेंस में हमारे पास कौन मदद करता है, इसकी रीअपीयरेंस में, इसकी रीअपीयरेंस में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है इसकी रीअपीयरेंस में। ओके, अच्छा हमारे पास इसके दो मेम्ब्रेन थे, एक आउटर मेम्ब्रेन था, एक इनर मेम्ब्रेन था। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आउटर मेम्ब्रेन के पास हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। ओके, अच्छा आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, एक कुछ पॉइंटों पे हमारे पास ये लोग ऐसे उनमें के अंदर पोर्स होते हैं, सो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, उनके जरिए कंटेंट इनसाइड से आउटसाइड पे जाते हैं और आउटसाइड से हमारे पास इनसाइड की तरफ आते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसके तीसरे कंपोनेंट के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना, इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये मिक्सचर होते हैं कि फ्लूइड है ये हमारे पास। जैसे हमारे पास साइटोप्लाज्म है ना, इसी तरह ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए हम दूसरे नेम यूज करते हैं, जैसे कारियोप्लाज्म हो गया हमारे पास। ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी हम इसके लिए यूज करते हैं, सही। अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ, फोर्थ एंड लास्ट वन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस।
अच्छा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमारे पास जौन सा टाइप ऑफ न्यूक्लियस भी होगा ना, प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लियस, जिसका भी आपको न्यूक्लियस दे दे वहां पे हमारे पास न्यूक्लियोलस मौजूद होंगे। ओके, न्यूक्लियोलस। और ये हमारे पास गायब कहाँ पे होते हैं, डिसअपियर कहाँ पे होते हैं, जब डिवीजन हो रही होती है तब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिसअपियर ड्यूरिंग डिवीजन। तो हमारे पास ड्यूरिंग डिवीजन में हमारे पास ये हमारे पास डिसअपियर हो जाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस जो है ना, इनका हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, नो मेम्ब्रेन। सही। ये हमारे पास डार्कली स्टेन बॉडी है, ये न्यूक्लियस में हमारे पास डार्क नजर आ रहे होते हैं, डार्कली स्टेन बॉडी हमारे पास। अच्छा, इसका जो मेन फंक्शन है ना हमारे पास, मेन फंक्शन ये क्या करता है, ये हमारे पास राइबोसोम को बनाता है ना, यानी ये हमारे पास राइबोसोम की फैक्ट्री है। ओके, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। अच्छा, इसमें हमारे पास प्रोटीन भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं। प्रोटीन हमारे इसमें ऑलमोस्ट 85% प्रोटीन होते हैं, 10% इसमें आरएनए होता है, एंड बाकी बच गया 5% इसमें हमारे पास डीएनए होता है। सही। अच्छा, हमारे पास इसके दो मेन कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास लेट सपोज अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, एक तो ये जो है ना, ये हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन। अच्छा, इसके पेरिफेरल रीजन में हमारे पास, ये पेरिफेरल रीजन जो है ना, ये वाला, ये जो इस साइड पे, ये हमारे पास ग्रेनुलर एरिया है, पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया। यहाँ पे हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। ओके, पेरिफेरल ग्रेनुलर में हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, और जो दरमियान वाला रीजन है, ये हमारे पास सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, राइबोसोमल डीएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ओके, और इनके वेट हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ओके, हाई मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन न्यूक्लियस के बारे में ख़त्म होती है। ठीक।